नमस्कार साथियों, आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की लोकतांत्रिक राजनीति का एक अन्य अध्याय की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम सत्ता की साझेदारी और संघवाद के बारे में पढ़ चुके हैं। सत्ता की साझेदारी में हमने देखा कि किस प्रकार से बेल्जियम ने टकरावों को टाला, बेल्जियम मॉडल का अनुसरण किया और पूरे यूरोप के सामने एक अद्वितीय उदाहरण पेश किया लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी का, साझेदारी का, हिस्सेदारी का। वहीं श्रीलंका ऐसी चुनौतियों से पार नहीं पा सका और वो गृहयुद्ध की स्थिति में उलझ गया। इन स्थितियों को संभालने के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने भी एक संघवाद की स्थापना की। राज्यों का समूह संघ कहलाता है और इसमें शासन का एक से अधिक सत्र पाया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी कर सकें और उन टकरावों को टालने का अवसर मिल जाए। आज इसी कड़ी में हम पढ़ेंगे लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र शासन, ऐसा तंत्र, ऐसा शासन जो लोगों द्वारा स्थापित हो उसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र की परिभाषाएं बहुत सारी हैं और उनमें से हम डॉक्टर अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा, जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उसको सर्वमान्य मानते हैं कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था है। विविधता, बहुत सारी अनेकताएं, बहुत सारे सामाजिक अंतर, लोगों के अलग अलग जाति, धर्म, समूह, अक्षेत्र, पहनावा, खान पान, इन सब चीज़ों में जो विविधता होती हैं उन विविधताओं को एकता में समेटना और वो सारी चीज़ों को बखूबी अगर कोई पद्धति करती है तो वो लोकतांत्रिक पद्धति करती है। लोगों के सामाजिक विभाजनों का सम्मान करती है, लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ती है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो विस्तार हो रहा है उतनी ही वो व्यवस्था निखर कर सामने आ रही है। लोकतंत्र और विविधता को हम आज के अध्याय में एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और कहानी है मेक्सिको ओलंपिक की कहानी। मेक्सिको ओलंपिक 1968 में आयोजित हुए। इस ओलंपिक खेलों के बारे में जैसा आप जानते हैं कि ये खेलों का सबसे बड़ा उत्सव है, महाउत्सव इसे कह सकते हैं। इसमें हार जीत मायने नहीं रखती है, खिलाड़ी ने किस खेल भावना के साथ अपना खेल खेला यही सर्वोत्तम होता है, यही सर्वोच्च होता है। इसमें राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। आपसी द्वेष, ईर्ष्या का खेलों में कोई स्थान नहीं होता और इस महापर्व में तो बिल्कुल भी नहीं। मेक्सिको ओलंपिक 1968 में सम्मान समारोह चल रहा है। सम्मान समारोह है 200 मीटर की रेस का। 200 मीटर की दौड़ में 3 खिलाड़ी हैं, टॉम स्मिथ, पीटर नॉर्मन, जॉन कार्लोस। टॉम स्मिथ और ये जॉन कार्लोस जो हैं ये अफ्रो अमेरिकी हैं और पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलिया का धावक है। टॉम स्मिथ ने स्वर्ण पदक जीता, पीटर नॉर्मन जो ऑस्ट्रेलिया का धावक है उसने रजत पदक जीत लिया और जॉन कार्लोस क्रम से तीसरे स्थान पर कांस्य पदक के साथ रहा है। जब इनको इनाम लेने के लिए बुलाया जाता है तो इन्होंने एक अलग सा अनुसरण किया, एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसने पूरी दुनिया को इनके बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया, विवश कर दिया। जब सम्मान समारोह में इनका नाम पुकारा गया तो इन्होंने जूते नहीं पहने, सिर्फ मोजे चढ़ाकर अपना सम्मान लेने के लिए पहुंच जाते हैं, विरोध स्वरूप पहुंच जाते हैं। टॉम स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर डाला हुआ है जो कि अश्वेत लोगों का प्रतीक है। पीटर नॉर्मन, हालांकि ये अश्वेत नहीं है, ये श्वेत है, लेकिन फिर भी इन्होंने इनका साथ दिया कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए इसने अपनी जर्सी के ऊपर मानवाधिकार का बिल्ला लगाया और इनको समर्थन दिया। तीसरे खिलाड़ी हैं जॉन कार्लोस जो कि अफ्रो अमेरिकी हैं ये भी, और ये भी काले मनकों की माला पहनकर जाते हैं। काले मनकों की माला अश्वेत लोगों की शक्ति का प्रतीक है। इसके साथ साथ इनकी मुट्ठियाँ भींची हुई हैं, ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि अश्वेत लोग एक हैं। ये अश्वेत क्या है और अफ्रो अमेरिकी क्या है?
ऐसे लोग, ऐसे अफ्रीकी लोग जिनको अफ्रीका महाद्वीप से 17वीं से और 19वीं शताब्दी के बीच में काम करने के लिए अमेरिका लेकर आया गया और उनको वहीं पे बसाया गया, उनको कहा जाता है अफ्रो अमेरिकी। नस्ल के नाम पर भेदभाव किया जाता है, श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता था। ऐसे बहुत सारे कानून थे, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं स्थापित हो चुकी थी जिनमें कि श्वेत और अश्वेत के बीच में गहरी खाई का निर्माण हुआ और उनका भेदभाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी को लेकर अमेरिका के अंदर एक नागरिक अधिकार आंदोलन चला, 1954 से 1968 के बीच में चला। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इसका नेतृत्व किया था। इन्होंने कहा कि नस्लवाद असहनीय है, मानवता को आपस में प्रेम करना चाहिए, रंग के आधार पर, चमड़ी के आधार पर एक दूसरे के साथ जो अमानवीय बर्ताव किया जाता है, अमानवीय बर्ताव किया जाता है, वो ख़त्म होना चाहिए। ऐसे कानूनों की समाप्ति हो, ऐसी प्रथाओं का अंत हो जो इस प्रकार की कुरीतियों को बढ़ावा देते हैं। अश्वेत शक्ति आंदोलन भी चलाया गया अमेरिका के अंदर, 1966 से 1975 तक चलाया गया। इसको चलाने का मूल कारण ये था कि अश्वेत लोग ये मानते हैं कि अगर हमें इन कानूनों की समाप्ति के लिए हिंसा का सहारा भी लेना पड़े तो हम लेंगे, उसमें कोई हरगिज हम उस जो संभावना है उसको चूकने वाले नहीं हैं, हम हिंसा के सहारे भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, ये सामाजिक भेदभाव क्या है? समाज में कई चीज़ों को लेकर जब आपस में विचारधारा में अंतर आ जाता है, जब लोगों के स्टेटस में अंतर आ जाता है, रहन सहन में अंतर होता है, सामाजिक वेशभूषा में अंतर आ जाता है, बोलचाल में अंतर होता है, तो वहाँ पे सामाजिक विभाजनों की उत्पत्ति हो जाती है। सामाजिक विभाजनों की उत्पत्ति को समझने के लिए हम 3-4 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है जन्म। आदमी की जाति जन्म पर आधारित होती है। कोई भी आदमी अपनी स्वेच्छा से अपनी जाति का चुनाव नहीं करता है, बाकायदा उसको जन्म के साथ मिल जाती है। पहले जब हम पौराणिक ग्रंथों को देखते हैं तो उसमें ये कहा गया था कि जाति कर्म पर आधारित होती थी, जैसा आदमी कर्म करता था उसको वैसी ही जाति में रखा जाता था। लेकिन बाद में जाति को जन्म पर आधारित कर दिया गया और यहीं से सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति हो जाती है। समाज में श्रेष्ठ जाति और निम्न जाति जैसे वर्ग बना दिए गए जो कि असहनीय हैं और लोगों को उस पर अत्याचार किया जाता है। धर्म है, धर्म भी ऐसी ही चीज़ है। धर्म या संप्रदाय, आदमी जब जिस कुल में पैदा हुआ, जिस जाति में पैदा हुआ और जिस धर्म से संबंधित है वो उसी धर्म में रहता है। लेकिन समाज में एक अवधारणा पैदा हो जाती है कि ये धर्म अच्छा है और इस धर्म में लाख बुराइयां हैं। यहाँ भी धर्म के नाम पर बहुत सारे दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, लोग मारे जाते हैं। व्यवसाय और रुचियाँ, ये ऐसी चीज़ है जो जन्मजात नहीं है, बल्कि आदमी अपनी रुचियों के हिसाब से अपने व्यवसाय का चुनाव करता है। जो आदमी जिस काम में रुचि रखता है, जिस काम को पसंद करता है, उसी काम को चुनता है। लेकिन बाद में वहाँ भी ऐसे सामाजिक समूह बन जाते हैं जो कि दूसरे लोगों का शोषण करना शुरू कर देते हैं। और अंत में रहेगा राजनीतिक विचारधारा का। जिस आदमी की जो विचारधारा होती है वो उसी दल में जाता है। लेकिन राजनीतिक दलों में भी जब ऐसे संगठित लोगों के समूह बनते हैं तो वहाँ भी जन्म के नाम पे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर भेदभाव शुरू हो जाता है। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति में जन्म, धर्म, व्यवसाय और राजनीतिक विचारधारा किस प्रकार से अपना रोल अदा करती हैं। इस कहानी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम बुल्गारिया और रोमानिया की कहानी पढ़ते हैं। रोमानिया और बुल्गारिया, वहाँ पर एक विद्यार्थी ने शोध किया रोमानी लोगों के बारे में, जो वहाँ बुल्गेरियन लोगों की जो सोच है उस सोच को उसने प्रदर्शित किया। एक वो नर्स से मिलता है और नर्स उसको बताती कि जो रोमानी लोग होते हैं ये बहुत गंदे लोग होते हैं,
ये लोग जब छोटी सी चोट लगती है तो ये हॉस्पिटल में आ जाते हैं, बहुत शोर शराबा करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, धुआं छोड़ते हैं, दीवारों पर थूकते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी अपना काम नहीं करने देते हैं। एक ऐसी छवि प्रस्तुत की जिसमें देखने में ये लगता है कि वास्तव में हो सकता है रोमानी लोग कुछ गलत हों। और उनके रंगों के बारे में, चॉइस के बारे में भी नर्स बताती हैं कि ऐसे कपड़े डालते हैं जैसे इनको रहना ही नहीं आता हो, जैसे इनको पहनना ही ना आता हो, जैसे और लोग रहते हैं, ये उनके साथ आसानी के साथ क्यों नहीं रह सकते हैं, ये भी उनकी तरह क्यों नहीं कपड़े डालते हैं। तो इस प्रकार हमने जब उस नर्स के साथ जो शोध परीक्षार्थी ने बात की तो ये बातें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन जब उसने एक रोमानी औरत से बात की जिसकी उम्र मुश्किल से 18 साल से ज़्यादा नहीं थी, वो गर्भवती महिला थी, और उसने जब अपनी आप बीती सुनाई तो आप बीती सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने बताया कि कैसे उसके पति ने उसको छोड़ दिया था, 2 बच्चे उसके पास थे और तीसरा बच्चा उसके पेट में था, वो गर्भवती थी। ऐसी स्थिति में उसे बहुत भूख लगती थी और उसका कोई सहारा नहीं था। डस्टबिन से उठाकर, वो कूड़ेदान से उठाकर खाना खा लेती थी, इसलिए उसके मुंह से, उसके कपड़ों से बदबू आती थी। जब वो डॉक्टर से मिलने आती है इलाज के लिए, प्रसव पीड़ा के दौरान जब उसको लाया जाता है, एक पड़ोसी जब उसको लेकर आता है तो डॉक्टर ने उसको ये कहा कि मैं इसका इलाज तब करूँगा, पहले इसको नहलाओ, क्योंकि उसे कपड़ों से बदबू आ रही थी। लेकिन वो बता रही है कि कैसे डॉक्टर इंतज़ार करने के लिए कहते हैं, अपने केबिन के सामने बिठा लेते हैं और घंटों घंटों तक रोमानी लोगों से बात नहीं करते, उनका उपचार नहीं करते हैं। और जब उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, जब उस महिला की यहाँ बच्चा हुआ, तीसरा बच्चा हुआ, तो नर्स ने पैदा होते ही ये कहा कि एक और चोर पैदा हो गया, एक और अपराधी पैदा हो गया। अर्थात उनको सब घोषित अपराधी घोषित कर दिया जाता है जिन्होंने अभी तक कोई अपराध नहीं किया है। ये सामाजिक भेदभाव है जो कि हम बुल्गारिया और रोमानिया लोगों के अंदर देखते हैं। इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम जिक्र करेंगे सामाजिक विभाजनों की राजनीति का। और सामाजिक विभाजनों की राजनीति में हमने 2 देशों का अध्ययन किया था, बेल्जियम और श्रीलंका का। बेल्जियम ने अपने टकराव टाले, लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की, जबकि श्रीलंका इस मामले में फिसडी रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे सामने आया आयरलैंड का, जो ब्रिटेन का एक देश, एक टुकड़ा है, भाग है आयरलैंड। आयरलैंड की अगर जनसंख्या के बारे में देखें तो हमें 53% लोग हैं प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले हैं और 44% जो है रोमन कैथोलिक धर्म के। यहाँ पर 2 धर्म हैं, 2 पार्टियाँ इनका नेतृत्व करती हैं। एक पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी और एक पार्टी यूनियनिस्ट पार्टी। जो नेशनलिस्ट पार्टी हैं वो रोमन कैथोलिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो कहती हैं कि रोमन कैथोलिक को उत्तरी आयरलैंड में मिला देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कैथोलिक की संख्या ज़्यादा है। जबकि यूनियनिस्ट क्या कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये ब्रिटेन के साथ ही रहना चाहिए, उसका ही ये भाग है और इसी का टुकड़ा रहना चाहिए। और इस प्रकार से वहाँ पर इतने दंगे फसाद हुए, इतने नागरिक मारे गए, सैनिक मारे गए, और आखिर में 1998 के अंदर ये सहमति बनी कि वो हिंसा बंद कर देंगे और जो आयरलैंड के अंदर शांति स्थापित करने में दोनों समूह योगदान देंगे। उनकी समस्या का कुछ हद तक निपटारा हुआ। लेकिन यही स्थिति जब हम यूगोस्लाविया में देखते हैं, यूगोस्लाविया अपने लोगों की विविधता का सम्मान नहीं कर पाया और देश कई टुकड़ों में बंट गए, उसके कई टुकड़े हो गए। इसलिए लोकतांत्रिक राजनीति एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो लोगों की विविधता को संभालने में बहुत हद तक जिम्मेवार है और उत्तरदायी। नमस्कार, धन्यवाद।